चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आइए, आज मुख्य तौर पर जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम के विषय में थोड़ा बहुत चीजों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आपको एक दो और चीज जो है पंचायती राज के अंतर्गत जो है जानिए। पंचायती राज व्यवस्था को अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय होना चाहिए। भारत के अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन ध्यान रहे, दो राज्य ऐसे हैं जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 2 2 4, 4 3 7, टोटल 7 को छोड़ करके अब बाद बाकी भारत के 28 राज्य में से 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो जो 8 राज्य को स्किप करना है, मतलब छोड़ देना है, वो 8 राज्य गोवा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो कुल मिलाकर के जोड़िएगा तो गोवा, सिक्किम 2, असम 3, नागालैंड 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, मेघालय 7। ये 7 राज्य को अगर हम छोड़ दे तो ये 7 राज्य के अलावा अन्य किसी भी भारतीय राज्य में आप जाकर के पलट करके देख लीजिए, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, पंचायती राज त्रिस्तरीय देखने को मिलेगा। लेकिन इन 7 राज्यों में नहीं है। इन 7 राज्यों में भी किसी में 4 स्तरीय है, किसी में 2 स्तरीय है, किसी में 1 स्तरीय है, किसी में 1 स्तरीय है। और जहां पर 1 स्तरीय है उसको पंचायती राज व्यवस्था माना ही नहीं जाता है। जहां पर 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको पंचायती राज व्यवस्था माना ही नहीं जाता है। इसमें जो गोवा और सिक्किम है, अगर हम गोवा और सिक्किम को देखें तो जो गोवा और सिक्किम है यहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और इसके बाद असम और त्रिपुरा को देखें तो यहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और फिर पंचायती राज पढ़ाते हुए हमने आपको यह बात बताया था कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है वो राज्य है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। इसमें तो पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझिए, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये 2 स्तरीय, 4 स्तरीय वाली बात को याद रखिएगा। और ये 3 में तो है ही नहीं। जैसे कि आपको जो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम राज्य में जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, उसी प्रकार से जो आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नगर पालिका संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है। नगर पालिका संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है। समझ गए? मतलब जैसे आप इस बात को याद रखे हुए हैं ना कि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता, वैसे ही नगरीय संस्थाओं में आप इस बात को याद रख लीजिएगा
कि जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नगरपालिका संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है, यानी जो 74वां संविधान संशोधन है वह लागू नहीं होता है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है और 73वां संविधान संशोधन 1992 मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में लागू नहीं होता है। तो यह है, इसको आप याद रखिएगा। बस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था और साथ ही साथ जो है नगरपालिका संबंधी प्रावधान खत्म हुआ। इसके बाद जो है आगे अब हम लोग बिहार पंचायती राज व्यवस्था के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, क्या नहीं है। तो अब नीचे से एक दो पॉइंट पहले यहां पर नोट डाउन कीजिएगा, फिर बिहार पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। जल्दी से लिखिएगा। कुमकुम कुमारी दिल्ली भी आ जाएगा। कौन चीज का क्वेश्चन बैंक रोशन कुमार पूछ रहे हैं? क्वेश्चन बैंक क्लियर कीजिएगा तब ना जी, बहुत चीज का क्वेश्चन बैंक आता है। लिखिएगा। देखिए ये सब जो पॉइंट लिखा रहे हैं ना, नोट दे करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके लिख लीजिएगा। नोट दे करके लिखिएगा, ये सब नोट दे करके लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखिएगा। गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। अब 2 नंबर में असम और त्रिपुरा में बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक। थोड़ा दिन वेट कीजिए सभी लोग, हम खुद निकाल लें, हम खुद उस पर काम कर रहे हैं। मेरा आएगा तो आप ले लीजिएगा। इतना दिन वेट किए हैं, 5-10 दिन और वेट कर लीजिए। हम वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी दे देता तो हम दे दिए रहते, लेकिन आप लोग इतना छटपटा रहे हैं, लगता है पहले छोड़ना होगा मार्केट में। देखिए वैकेंसी देता है तब बुक आता है तो बिकता है, समझे, उससे पब्लिकेशन को फायदा होता है, हमको भी फायदा होता है। अभी बुक देंगे मार्केट में तो कम बिकेगा, लेकिन बिकेगा तो जरूर ही, लेकिन कम बिकेगा। तो ये सब पब्लिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। हम तो लिख करके दे दिए हैं, लेकिन अब वही बोला है कि वैकेंसी आएगा तब निकालेंगे। तो देखते हैं, आप लोग बहुत ये कर रहे हैं तो देखते हैं, बोलते हैं उसको। अगला पॉइंट, असम और त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। असम और त्रिपुरा में असम और त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। असम और त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। अपना दिमाग लोग नहीं लगाइए, जो बताए हैं वो सही है, अपना दिमाग मत लगाइए। असम और त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। बस इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अन्य जितना राज्य है वहां पर 3 स्तरीय है। नीचे से एक पॉइंट और लिखिएगा। ऐसे ही पॉइंट हम पहले भी लिखा चुके हैं, लेकिन यहां पर भी नोट में एक बार और लिखा रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा। उसी पॉइंट को दूसरा भाषा में लिखा रहे हैं। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली। 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 मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली में 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है।
लागू नहीं होता है, 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 अर्थात 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 यहां अर्थात यहां अर्थात यहां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अमित कुमार 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय है। मां बकलो लड़का सब है हो। बताइए, जब बोल दिए हैं कि 6 को 7 को छोड़ करके बाद बाकी सब में 3 स्तरीय है, तब पर भी फरिया फरिया पक करके पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना है, आपके नानी गांव जितना है। चलिए आगे लिखिएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रमोद यदुवंशी करेंट अफेयर के लिए क्या करे। देखिए, आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि करेंट अफेयर आपका बेहतर रहे, 3 मासिक दर्पण का नाम बोल रहे हैं, मासिक पत्रिका का नाम बोल रहे हैं, तीनों में से कोई एक लेकर के पढ़िए और खुद से शॉर्ट नोट बनाइए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। सबके लिए है प्रतियोगिता दर्पण मासिक, दूसरा क्रॉनिकल और तीसरा दृष्टि, दृष्टि आईएएस का जो आता है, ठीक है, और चौथा परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन का 3 माह पे आता है। ये तीनों मासिक आता है, पर मंथ आता है, और ये परीक्षा मंथन 3 माह पे आता है, ठीक है, 3 माह पे आता है। ये 4 में से कोई भी एक, ये 4 में से कोई भी एक, सब नहीं, कोई भी एक, और साथ ही साथ एसपीडी, एगो एसपीडी भी पर मंथ आता है। ये 4 में से कोई एक और एसपीडी, बस बहुत है। बनना होगा तो इतना से बनेगा, नहीं बनना होगा कभी नहीं बनेगा। चलिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में 74वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश राज्य में 74वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश राज्य में 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन राज्यपाल का विशेषाधिकार क्या होता है नहीं बताए हैं, एकदम बताए हुए हैं राज्यपाल का। अच्छा, इस लाइन को लिखिए, फिर राज्यपाल का विशेषाधिकार क्या होता है बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता है। बताइए कितना बकलोल है। देखिए, पूछ रहा है हमसे, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक का रेट कितना है सर? मतलब दाम हमसे पूछ रहा है महाराज। पुस्तक विक्रेता तो हम नहीं हैं कि हम दाम बताएंगे। जाकर के दुकान पे पूछिए अब कितना में देता है। एक से एक नमूना सब है, ठीक है। चलिए आगे, अब हेडिंग मारिएगा, बिहार पंचायती राज व्यवस्था। बिहार पंचायती
राज व्यवस्था। बिहार पंचायती राज व्यवस्था, बिहार पंचायती राज व्यवस्था, बिहार पंचायती राज व्यवस्था, बिहार पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, तो इसको समझाएंगे, लेकिन बताना जरूरी है क्या? कंपलसरी है, बताना ही पड़ेगा कि राज्यपाल का विशेषाधिकार बताना कंपलसरी है, तब बता देंगे। नहीं तो समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। चलिए छोड़िए, बता देते हैं। राज्यपाल का विशेषाधिकार, विशेषाधिकार ही नहीं पूछा था जी, क्या पूछा था? अंकित कुमार, आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ था, इसलिए जो है रोक लगाया है। कुछ आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ था, बिहार के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ था इसलिए। मतलब देखिए, आप लोग चीजों को समझे नहीं थे। मतलब वो ये कहता है कि कोई भी अगर चुनाव हो रहा हो तो चुनाव होने के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप समझिएगा, एक चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है मतलब कि अगर मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा में चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव 7 चरण में मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा का हो रहा है। अब मान लिया जाए कि आज क्या तारीख है? 11 नवंबर। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक मान लिया जाए कि चुनाव हो रहा है, ठीक है? तो 11 नवंबर से पहले, यानी जब तक चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। जब चुनाव हो रहा होता है तो उस चुनाव के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन उससे पहले अगर कोई गड़बड़ी है आरक्षण को या लेकर या किसी भी चीज को लेकर तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। या अगर चुनाव में मान लिया जाए कि चुनाव के बाद चुनाव में विवाद हो गया, तो अगर विवाद भी हो जाता है तो विवाद का भी निपटारा तो न्यायालय ही करता है, विवाद का निपटारा भी तो न्यायालय ही करता है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद में निपटारा होता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव विवाद में चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा हाई कोर्ट करता है। तो चुनाव के दौरान, निर्वाचन के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन निर्वाचन से पहले और निर्वाचन के बाद हस्तक्षेप कर सकता है। बिहार के भीतर नगर निगम का चुनाव होने वाला था, लेकिन उसमें कोई आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ था और वो मामला कोर्ट में था, जिस वजह से कोर्ट उस पर रोक लगा दिया। नगर निगम का चुनाव तो नहीं प्रारंभ हो गया था, समझ गए? तो चुनाव, अब आशा करते हैं जो भी लोग क्वेश्चन पूछे हैं यहां पर समझ गए होंगे, ठीक है? अब समझे कि नहीं समझे जी, ऑनलाइन वाले लोग? अब आप कहिएगा ये भी हस्तक्षेप ही हुआ। अगर मान लिया जाए कि ये भी हस्तक्षेप ही हुआ तो फिर संविधान तो हमारा कहता है कि विवाद में निपटारा करेगा। एक तरफ संविधान कहता है विवाद का निपटारा वही करेगा, और दूसरे तरफ अनुच्छेदों में कहता है। अब चुनाव के दौरान हस्तक्षेप और चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हस्तक्षेप, दोनों में अंतर होता है, समझ गए? दोनों एक जैसा नहीं होता है। चुनाव के दौरान अगर मान लिया जाए कि न्यायालय ही हस्तक्षेप करता है तो फिर निर्वाचन आयोग का लाने का क्या जरूरी था? निर्वाचन आयोग काहे के लिए लाया गया है? निर्वाचन आयोग तब नहीं लाया जाता, सब चीज सुप्रीम कोर्ट करता, समझ गए? चलिए, राज्यपाल का विशेषाधिकार। राज्यपाल का विशेषाधिकार, राज्यपाल को बहुत सारा विशेषाधिकार है। एक तो पहला विशेषाधिकार यह है कि अगर राज्यपाल पद पर है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता, गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, राज्यपाल ने पद पर रहते हुए अगर कोई काम किया है तो उस काम को लेकर राज्यपाल को न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तीसरा, राज्यपाल के खिलाफ
आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक वह पद पर है तब तक उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चौथा, राज्यपाल के खिलाफ दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है पद पर रहते हुए भी, लेकिन इसकी सूचना राज्यपाल को 2 माह पहले देनी होती है। 2 माह पहले दे करके जो है दीवानी मुकदमा राज्यपाल पर चलाया जा सकता है। यही राज्यपाल का विशेषाधिकार है। और सेम एज इट इज विशेषाधिकार राष्ट्रपति का भी है, राष्ट्रपति का भी है, समझिए, राष्ट्रपति का भी सेम एज इट इज विशेषाधिकार है। तो वही है, एक जगह राष्ट्रपति एक जगह राज्यपाल, ठीक है, यह विशेषाधिकार है। अब आ जाइए आगे, बिहार पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, बिहार के भीतर आपको जो पंचायती राज संस्था है वह त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। और बिहार के भीतर जो नगर पालिका संबंधी संस्था है वह भी आपको त्रिस्तरीय है, वह भी आपको त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार के अंतर्गत त्रिस्तरीय है, उसमें ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर आपको प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और फिर आपको जिला स्तर पर होता है जिला परिषद, जिला स्तर पर होता है जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद। बिहार के भीतर ग्राम पंचायतों की संख्या 8,387, 8,387 नया आंकड़ा है, ये नया आंकड़ा है, ये समझ गए। पंचायत समिति की संख्या 534 और जिला परिषद की संख्या 38। 38 को जिला है, हर जिला में एक एक जिला परिषद है, 38 जिला है और हर जिला में एक एक जिला परिषद है, मतलब जिला परिषद की कुल संख्या 38। वहीं अगर हम नगर पालिका को देखें तो कल का सेशन अगर आपको याद हो तो आप याद कीजिए, एक नगर पंचायत होता है, एक नगर परिषद होता है, एक आपको नगर निगम होता है। जो गांव शहर में बदल रहे होते हैं वहां नगर पंचायत, छोटे नगर नगर परिषद, बड़े नगर नगर निगम, बड़े नगर नगर निगम। तो जो नगर पालिका है वह भी त्रिस्तरीय है बिहार के भीतर। सबसे पहले नगर पंचायत है, नगर पंचायत की कुल संख्या है 154, नगर पंचायत की कुल संख्या है 154। नगर पंचायत के बाद आपको नगर परिषद है, नगर परिषद की कुल संख्या है 89, नगर परिषद की कुल संख्या 89 है। और फिर आपको नगर निगम है, और नगर निगम की हम बात करें तो जो नगर निगम है इसकी कुल संख्या है 19, इसकी कुल संख्या है आपको 19। तो सबसे पहले तो यहां पर एक चीज आपका स्पष्ट हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों को समझते हुए हम यह कह सकते हैं कि बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है, बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है। यह कहने में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था भी त्रिस्तरीय और नगर पालिका संबंधी व्यवस्था भी जो है आपको त्रिस्तरीय है। अब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के ही सदस्य होते हैं मुखिया, सरपंच, समिति, इस सब का नाम सुने हैं? हाँ, ये सब जो होते हैं ये ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। अब देखिएगा कि जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के अधीन ही एक संस्था ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक में उस पंचायत के आम लोग भाग लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक में उस पंचायत के आम लोग भाग लेते हैं। पंचायत भवन लगभग
हर पंचायत में एक पंचायत भवन आपको देखने को मिल जाएगा, हर पंचायत में एक पंचायत भवन देखने को मिलेगा, और उस पंचायत भवन में ही ग्राम पंचायत की बैठक होती है, और जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसकी सूचना पंचायत भवन के शिलापट पर साट दिया जाता है, या फिर ढोल लेकर के जो है पीटा जाता है, और उस पंचायत के लोगों को कहा जाता है कि आज ग्राम सभा की बैठक है, सब लोग आइए, समझ, सब लोग आइए। तो लोग जमा होते हैं, फिर ग्राम पंचायत की जो है आपको बैठक होती है, ग्राम पंचायत की बैठक होती है। ग्राम पंचायत के जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं वह मुखिया होते हैं, मुखिया होते हैं। तो जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किया जाता है। जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, इस ग्राम पंचायत की बैठक संबंधित पंचायत के मुखिया के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक संबंधित पंचायत के मुखिया के द्वारा किया जाता है, मुखिया के द्वारा, समझिए, मुखिया के द्वारा किया जाता है। फिर जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह प्रमुख कहलाता है, प्रमुख, प्रमुख कहलाता है, प्रमुख कहलाता है। और पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करते हैं। कौन करते हैं? प्रमुख करते हैं। और फिर जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष करते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष करते हैं। जिला परिषद की अध्यक्षता जो है जिला परिषद के अध्यक्ष करते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष करते हैं। अब अगर हम बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, और एक बात यहां पर समझिएगा आप, जैसे कि आपने जाना है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत के भीतर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, 74वां के तहत नगर पालिका, वैसे ही बिहार के भीतर जो पंचायती राज अधिनियम है, बिहार के भीतर पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ, और वहीं बिहार के भीतर नगर पालिका अधिनियम 2007 में पारित हुआ। नगर पालिका अधिनियम 2007 में पारित हुआ, नगर पालिका अधिनियम 2007 में पारित हुआ। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि आपको लोकसभा राज्यसभा की जो बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा संसद का 2 सदन है, संसद के 2 सदनों के बैठक के बीच में अंतराल ज्यादा से ज्यादा 6 माह का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सामान्य तौर पर जो देश के भीतर पंचायती राज संस्था है या नगर पालिका संबंधी संस्था है, इसके 2 बैठकों के बीच में अंतराल 2 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप, बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के अनुरूप ग्राम पंचायत के 2 बैठकों के बीच में 3 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, 3 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर पंचायती राज व्यवस्था में 2 माह का प्रावधान किया गया है, लेकिन बिहार की हम बात करें तो बिहार का जो पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 है वह 3 माह का प्रावधान करता है, और कहता है कि ग्राम पंचायत की 2 बैठकों, ग्राम पंचायत की 2 बैठकों, ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच में जो समय अंतराल होगा वह आपको 3 माह से ज्यादा का नहीं होगा। इसके बाद जो आपको ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, सरपंच, ये लोग, ग्राम पंचायत के सदस्य अपना त्याग पत्र, और सरपंच भी इसी में आते हैं, सरपंच भी इसी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सरपंच भी इसी में आते हैं, सरपंच भी इसमें आते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह अपना त्याग पत्र पंचायती राज
पदाधिकारी को देते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत में मुखिया हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, कोई भी हो, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के कोई भी सदस्य, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, ये लोग अपना त्याग पत्र पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। फिर आपको पंचायत समिति, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र जिला उपदंडाधिकारी को देता है, जिला उपदंडाधिकारी को देता है, जिला उपदंडाधिकारी को देता है। और जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं वे अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र जो है जिला दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी को देता है, जिला दंडाधिकारी को देता है। अब अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत के जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वह आपको मुखिया का पद है। और मुखिया को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और मुखिया को पद से हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसमें, उस अविश्वास प्रस्ताव में भाग ग्राम पंचायत के सदस्य लेते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य लेते हैं। मुखिया को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य भाग लेते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उस बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज पदाधिकारी करते हैं, उस बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज पदाधिकारी करते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी करते हैं। तो ये सभी बात है, इसको आप याद रखिएगा। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखिए। चलिए लिखिएगा। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में, लिखना शुरू कीजिए। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में और नगरपालिका अधिनियम 2007 में, और नगरपालिका अधिनियम 2007 में 2007 में पारित हुआ है, 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 पारित हुआ है। इन अधिनियमों के तहत निधन होने पर पंचायत भंग हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हाँ सर, मुखिया की मृत्यु में पंचायत भंग हो जाता है या फिर पुनः,
और फिर से चुनाव होता है, निधन होने पर भंग हो जाता है और भंग होने के 6 माह के भीतर फिर से नया मुखिया के लिए चुनाव होता है, चुनाव होता है। इस अधिनियम के तहत बिहार में, इस अधिनियम के तहत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है, त्रिस्तरीय बनाया गया है, त्रिस्तरीय बनाया गया है। अब नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा। बिहार में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,387 है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,387 है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,387 है, 8,387 है, 8,387 है। उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में कंटिन्यू लिखिए। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति होता है, जिसकी कुल संख्या वर्तमान में बिहार में, जिसकी कुल संख्या वर्तमान में बिहार में, जिसकी कुल संख्या वर्तमान में बिहार में 534 है, जिसकी कुल संख्या वर्तमान में बिहार में 534 है, 534 है। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जिसकी कुल संख्या 38 है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, जिसकी कुल संख्या 38 है, जिसकी कुल संख्या 38 है, जिसकी कुल संख्या 38 है। अगला पॉइंट स्टार मार के, अगला स्टार मार के लिखिएगा, लिखिएगा। बिहार में नगरपालिका, बिहार में नगरपालिका को भी, बिहार में नगरपालिका को भी 3 स्तरों में बांटा गया है। जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आता है, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आता है, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आता है, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आता है, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आता है। उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू। वर्तमान में बिहार में नगर पंचायत की संख्या 154, वर्तमान में बिहार में नगर पंचायत की संख्या 154, वर्तमान में बिहार में नगर पंचायत की संख्या 154, कोमा नगर परिषद की संख्या 89, नगर परिषद की संख्या 89, नगर परिषद की संख्या 89 और नगर निगम की संख्या 19 है।
और नगर निगम की संख्या 19 है, और नगर निगम की संख्या 19 है, और नगर निगम की संख्या 19 है, और नगर निगम की संख्या 19 है। आगे लिखिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यह प्रावधान करता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यह प्रावधान करता है कि 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच, 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच, 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच, 2 ग्राम सभाओं के बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, 3 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायत का मुखिया करता है, संबंधित पंचायत का मुखिया करता है, संबंधित पंचायत का मुखिया करता है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायत का मुखिया करता है। आगे, मुखिया को हटाने हेतु ग्राम पंचायत में, मुखिया को हटाने हेतु ग्राम पंचायत में मुखिया को हटाने हेतु ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी करता है, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी करता है, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। आगे लिखिएगा, ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र संबंधित पंचायत के मुखिया को देता है, संबंधित पंचायत के मुखिया को देता है। आगे, मुखिया, सरपंच और उप सरपंच, मुखिया, सरपंच और उप सरपंच
मुखिया, सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र, मुखिया, सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत पदाधिकारी को देता है, जिला पंचायत पदाधिकारी को देता है। आगे लिखिएगा, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को, जिला दंडाधिकारी को, जिला दंडाधिकारी को देता है, जिला दंडाधिकारी को देता है। आगे लिखिएगा, पंचायत समिति का प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रमुख, सॉरी प्रधान प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। आगे, प्रमुख या उप प्रमुख, प्रमुख या उप प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। प्रमुख या उप प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है, 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 अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। देता है, लिख लिए। आगे लिखिए, एक आध गो पॉइंट और लिखिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार में महिलाओं को 50% तक आरक्षण। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% तक आरक्षण, 50% तक आरक्षण
50% तक आरक्षण, 50% तक आरक्षण तथा ओबीसी समुदाय के लोगों को, तथा ओबीसी समुदाय के लोगों को, तथा ओबीसी समुदाय के लोगों को, ओबीसी समुदाय के लोगों को 20% तक आरक्षण, तथा ओबीसी समुदाय के लोगों को 20% तक आरक्षण, ओबीसी समुदाय के लोगों को 20% तक आरक्षण देने का प्रावधान करता है, 20% तक आरक्षण देने का प्रावधान करता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं को, ओबीसी को, एससी एसटी को और पंचायती राज व्यवस्था में जो एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है वह उसकी जनसंख्या के अनुपात में, जिस अनुपात में, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी पंचायत में एससी एसटी समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर उसको ज्यादा आरक्षण मिलेगा। किसी पंचायत में मान लिया जाए कि कम है तो वहां पर उसको कम मिलेगा, समझिए, कम मिलेगा, आरक्षण कम मिलेगा। और एक भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम है राजीव गांधी, और जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इस बात के प्रबल समर्थक थे कि महिलाओं को और दुर्बल वर्ग के लोगों को, महिलाओं को और दुर्बल वर्ग के लोगों को, यानी कमजोर वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। इसके प्रबल समर्थक आपको राजीव गांधी हुआ करते थे। और आप याद कीजिए, जब हम आपको पंचायती राज व्यवस्था बता रहे थे तो हम आपको यह बात बताए थे कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण करने हेतु कई सारी समितियां, थुंगन कमेटी, गॉडगिल कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये सब जो है आपको लाए गए थे, समझ गए। तो राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को हर संभव मजबूत बनाने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। जितना प्रयास किए उतना नहीं हो पाया, लेकिन मजबूती तो प्रदान राजीव गांधी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, नोट देकर के, नोट देकर के अब 2 लाइन और लिखिए आप, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस बात के प्रबल समर्थक थे, इस बात के प्रबल समर्थक थे कि, इस बात के प्रबल समर्थक थे कि पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं और दुर्बल वर्ग के लोगों को, महिलाओं और दुर्बल वर्ग के लोगों को, महिलाओं और महिलाओं और दुर्बल वर्ग के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट, एसडीएम और एसडीओ दोनों अलग अलग होता है जी।
जिला, हाँ एक और पॉइंट लिखिएगा, ग्रामीण विकास, एक और पॉइंट लिखाना था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, 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 पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। हो गया, अब नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ ली। ठीक है, चलिए एगो सवाल जो है डेली आता है, ऐसे हम पॉलिटी पढ़ाते हुए हम आपको बोले हैं टोटल 100 क्लास लगता है हमको पढ़ाने लिखाने दोनों में, टोटल 100 क्लास। हम इससे पहले भी बोले हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं हमको पॉलिटी पढ़ाने में टोटल 100 क्लास लगता है, समझ गए। यानी देखिए जितना समझाने में समय लगता है उससे ज्यादा लिखाने में समय लगता है, समझ गए। और ऑनलाइन वाला बच्चा सब जो है ना, क्या कहा जाए उसको, सब चीज चाहिए फटाफट, समझे। तो अब ऐसा करेंगे, जो ऑनलाइन बैच है ना उसमें नोट देंगे, ठीक है, लिखाने का कोई झंझट नहीं रखेंगे। सीधा सोचिए तो अगर लिखाएंगे नहीं तो 50 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखाएंगे नहीं तो 50, अगर लिखाना पढ़ाना दोनों होता है तो 100 क्लास में खत्म होता है। 82वां क्लास चल रहा है आपका, लगभग 18 क्लास और लगेगा, समझ गए। तो नोटिफिकेशन दे दीजिए, नोटिफिकेशन में ही लोग को लिख दीजिए। डेली एक के सवाल पूछता है, सर पॉलिटी कब खत्म होगा, जबकि हम बता चुके हैं 100 क्लास में खत्म होगा। और आंख कान मुंह नाक सब चीज भसक गया उसका, वो नहीं दिखाई दे रहा, उसको 82 क्लास हो रहा है तो 18 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा, समझ गए। 18 क्लास और लगेगा पॉलिटी में। चलिए दीजिए तो कॉपी जी, कॉपी किसके पास पूरा कॉपी है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या पढ़ाना है कुछ बताइएगा तब ना, क्या क्या पढ़ा दिए हैं, क्या क्या पढ़ा दिए हैं। चलिए कॉपी तो बढ़िया तैयार हो गया है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था से पहले राजभाषा पढ़ाए थे, राजभाषा से पहले केंद्र राज्य संबंध पढ़ाए, आपात पढ़ा दिए, आपात पढ़ा दिए। केंद्र राज्य संबंध आपात हो ही गया है, राज्य का शासन संघ का शासन हो ही गया है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो ही गया है। तो अब बाकी क्या है जी, बात थोड़ी। अब देखिए, हमको लगता है कि अब आपके बैच में 2 चैप्टर बाकी, हमको लगता है 100 से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। एगो संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था, एगो संविधान संशोधन, मात्र 2 चैप्टर अब आपका बाकी है, समझ गए। तब आगे आप हेडिंग मारिए संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था। चलिए सेकेंड लास्ट चैप्टर है, ओवर का 5वां बॉल है। हाय क्या, संवैधानिक गैर संवैधानिक में ही पढ़ाएंगे, समझ गए। देखिए 2 चैप्टर मुख्य तौर पर है, संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था और संविधान संशोधन। ये 2 चैप्टर मुख्य तौर पर है, और ये 2 चैप्टर के बाद जो है, जो बचा खुचा चीज होगा उसको विविध में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, मुख्य तौर पर ये
सेकेंड लास्ट चैप्टर है संवैधानिक। और अब जो आगे बैच देंगे, जैसे पॉलिटी के बाद जो है यहां पर इंडियन ज्योग्राफी का बैच आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी का बैच आएगा यहां पर, वर्ल्ड और इंडियन, पहले इंडियन पढ़ाएंगे बाद में वर्ल्ड पढ़ाएंगे, तो उसमें नोट देंगे, ठीक है, लिखाने का झंझट खत्म, जल्दी जल्दी खत्म होगा सब। बड़ी हल्ला करता है ये सब, समझो। संवैधानिक, सांविधिक, याद देखो कुछ नहीं होगा, जितना बताए हैं सामने में बुला करके 10 को क्वेश्चन पूछेंगे, मुश्किल से 2 का जवाब दे पाएगा, समझ गए। संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्थान महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, पढ़ते हैं इसको। चलिए देखिए, समझिएगा आप। सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या होता है संवैधानिक संस्था, क्या होता है सांविधिक संस्था और क्या होता है गैर संवैधानिक संस्था। इसमें जो है ना सिर्फ एक को समझने वाला है, अब बाद बाकी आगे और पीछे ही समझने वाला नहीं है, यहां पे थोड़ा सा समझना है, बाद बाकी कुछ नहीं है। संवैधानिक संस्था वैसी संस्था जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के तहत स्थापित होती है, उसी को संवैधानिक संस्था कहा जाता है। अंग्रेजी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था का अंग्रेजी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप सभी लोग इस बात से तो अवगत हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक है। अब अनुच्छेद 1 से लेकर जो अनुच्छेद 395 तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक जो है, इन अनुच्छेदों में कुछ अनुच्छेदों के तहत भारत के भीतर कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई है, भारत के भीतर कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई है। तो अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत भारत के भीतर जिन संस्थाओं की स्थापना हुई है, उसी संस्थान को संवैधानिक संस्थान कहा जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग का भी गठन अनुच्छेद 315 के तहत और राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन अनुच्छेद 315 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 324 के तहत जो है आपको निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। फिर आपको अनुच्छेद 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत जो है आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है। फिर अनुच्छेद 338 ए या क के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है। फिर आपको अनुच्छेद 338 बी के तहत, अनुच्छेद 338 बी के तहत या ख के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है, राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम संस्थान है, ये तमाम संस्थान कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के तहत स्थापित हुआ है। अर्थात इन संस्थानों को हम लोग भारत के संवैधानिक संस्थान की श्रेणी में रख सकते हैं। हाँ या ना? क्लियर है? इसके बाद अब हम लोग यहां पर समझते हैं सांविधिक संस्था। अब हम लोग यहां पर समझते हैं सांविधिक संस्था किसे कहा जाता है। सांविधिक संस्था देखिए, सांविधिक संस्था आप सभी लोग संसद समझते हैं या नहीं समझते हैं? इतना पढ़ा है, लास्ट जा रहे हैं, संसदों ने समझिएगा तो फिर आफत है। संसद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और अरे याद भी हो जाता है, चलिए ठीक है। तो आप ही लोग तो हल्ला करते हैं सर जल्दी जल्दी। ऐसा थोड़े कि हम आते हैं यहां पर तो नाचते हैं, नाच नाच करके दिखाते हैं, पढ़ेबे न करते हैं महाराज। ठीक है, तो अब लिखवो कीजिएगा, पढ़वो कीजिएगा, दोनों काम कीजिएगा तो टाइम देना न पड़ेगा हो। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं, देखिए, बेहतर की तलाश कीजिएगा तो समय लगेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, देखिए होता है क्या, जहां तक मेरा अपना मानना है, जहां तक मेरा अपना अनुभव कहता है कि जैसे हमको भी अगर कुछ याद करना होता है ना, देखिए आप ये भ्रम में मत रहिए कि हम नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, तब हम आपको पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, यही सत्य है। समझ गए? रात को पढ़ते हैं, जो मान लिया जाए कि कल हमको पढ़ाना है, कल हमको पढ़ाना है तो आज रात में हमको देखना होता है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक का चीज देखना होता है, और तब आकर के सुबह से लेकर शाम तक बकते हैं। तो हम भी देखते हैं कि कुछ चीज, यानी जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज अब तो 2017 से पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत चीज याद हो गया है। ठीक है, वो चीज याद हो गया, लेकिन कुछ चीज स्किप हो जाता है। ऐसे तो हमसे डाटा बहुत कम स्किप होता है क्योंकि हम उसको कंसेप्चुअली याद रखे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कभी कताल आपके बैच में कभी कताल कहीं पर माइंड स्लिप किया होगा। ठीक है, हो सकता है बोल दिए होंगे कि नहीं याद आ रहा है, तो इसका यह मतलब निकलता है कि हम उसको देखे नहीं है, बहुत दिन से हम उसको देखे नहीं है, इसी वजह से वो हमारे माइंड से स्किप हो रहा है। सामान्य तौर पर 99% क्लास में ऐसा नहीं होता है, 1% क्लास में कभी कताल हो जाता है। समझ गए? डाटा स्ट्रांग है मेरा, इसमें कोई शक नहीं है। जो डाटा हम बोलेंगे वही सत्य है। समझे? तो हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे या अभी भी की बात हम कर रहे हैं, यानी कोई चीज ऐसा होता है जो देखते हैं कि हमको याद नहीं होता है, वो अगर हम लिख लेते हैं, समझ करके लिख लेते हैं एक बार पैड पे, तो याद हो जाता है, तुरंत याद हो जाता है। समझ गए? और सिलसिलेवार ढंग से लिख लेते हैं तो एकदम याद हो जाता है। समझे? देखिए, अगर आपको किसी भी चीज को याद रखना है तो आपको कई चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण, उसको पढ़ के समझना होगा। ठीक है, पढ़ के समझना होगा। अगर आप में कैपेसिटी है, आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो आप पढ़ के समझ लीजिए, और नहीं तो टीचर के पास पढ़िए आप। तो टीचर जो पढ़ाता है, समझाता है, उसको गौर से सुनना होगा। पहला चरण ये। दूसरा चरण, उसको लिखना होगा। तीसरा चरण, बोल करके उसको याद करना होगा। और चौथा चरण जो है, स्वयं से स्मरण करना होगा। स्वयं से स्मरण करना होगा। जैसे देखिए, जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम अपनी बात बताते हैं, जब हम सोने जाते थे रात को बेड पर, तो सुबह से लेकर शाम तक या रात तक जितना पढ़े होते हैं उसको एकदम दिमाग में जो है लाने का प्रयास करते हैं। और सुबह में क्या पढ़े? सुबह में हिस्ट्री पढ़े, तो हिस्ट्री में क्या पढ़े थे? मुगल काल। तो उसमें सोचते हैं कि मुगल काल में हम इतना पढ़े थे, हमको कितना याद है। सोचते सोचते नींद आ जाता है। समझिए, सोचते सोचते नींद आ जाता है। या फिर कभी काल लगता है कि नहीं, ये चीज हम स्किप कर रहे हैं, तुरंत उठा करके देख लिए, और किताब पकड़ने के बाद तो नींदे आता है। समझिए, यही तो सत्य है। एगो मृत्यु सत्य है, एगो ई सत्य है कि किताब पकड़ने के बाद नींद आता है। ये भी परम सत्य बात है। समझिएगा, ऐसे भी सोने के लिए जा रहे हैं तो जल्दी नींद आ जाएगा और बेटर बात है।
तो एक तो स्मरण करना, और पांचवा चरण रिवीजन करना, साप्ताहिक रिवीजन, मासिक रिवीजन। एक सप्ताह में आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, और एक माह में आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, फिर दूसरा माह में जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन। ये 5 चरण से होकर अगर आप गुजरते हैं इस तरीका से, ये सही वे है पढ़ने का, यही सही वे है, ये भी परम सत्य है अपने आप में। अगर ये 5 तरीका से आप गुजरते हैं तो हम आपको लिख करके देते हैं, दुनिया का कोई ताकत नहीं होगा कि आपको सफल होने से रोके, और आप कभी ये नहीं कहिएगा कि हमको ये चीज याद नहीं होता है, हमको ये चीज याद नहीं है। समझ गए? और ये तकनीक जो हम अपने विद्यार्थी पे अपनाए हैं, हॉस्टल के विद्यार्थी के ऊपर ये तकनीक हम अपनाए हैं, और तब जाकर के 55 में 48 को रिजल्ट हुआ है। इन सभी तरीकों से उन लोगों को गुजरवाते थे, और हम स्वयं इन तरीकों से गुजरे हैं। उस आधार पर, उस अनुभव के आधार पर हम आपको यह बात बता रहे हैं। नहीं तो यहां पर हम आपको बोल रहे हैं 90% लड़का का यह समस्या होगा कि सर आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, क्योंकि आप तरीका से करते ही नहीं है। आपको 3-4 चरण से तो हम गुजरवा देते, 3 चरण से हम आपको गुजरवा देते हैं, समझा देते हैं, लिखा देते हैं, याद करवा देते हैं, लेकिन अंतिम का जो 2 चरण है वो काम आप नहीं करते, रूम पे जाकर के रिवीजन नहीं करते हैं, उसको स्वयं से स्मरण नहीं करते हैं, तो कहां से होगा? समझ गए? और सक्सेस, लक, लेवर, चांस, जब तीनों मिलता है तब सक्सेस। 5 चरण में 5 मिलेगा तब याद होगा, सिर्फ 3 से काम नहीं चलेगा। 2 बाद का जो चरण है जो स्वयं आपको करना है वो अगर आप कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो कभी याद नहीं रहेगा। और इस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इतना करना है। किसी भी टॉपिक को लेकर इस चरण से आप गुजरते हैं तो हमको नहीं लगता है कि वो टॉपिक आपका कभी क्लियर नहीं होगा, वो 100% क्लियर होगा, 200% क्लियर होगा। हम पूरा भरोसा के साथ कह रहे हैं। अब आइए देखिए, सांविधिक संस्था, चलिए ठीक है, जो आप लोग का आदेश होगा, लिखाने का आदेश होगा लिखाएंगे, नहीं लिखवाने का आदेश होगा नहीं लिखवाएंगे। सांविधिक संस्था, अब समझिएगा सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था को समझने से पहले आपको संसद को समझना होगा, और संसद को सभी लोग समझते होंगे, पार्लियामेंट को सभी लोग समझते होंगे। पार्लियामेंट मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप देखिएगा, ये जो भारत की संसद है, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम पारित किए जाते हैं। भारत की संसद के द्वारा विशेष कार्यों को लेकर अधिनियम पारित किए जाते हैं, विशेष कार्यों को लेकर अधिनियम पारित किए जाते हैं। भारत की संसद विशेष कार्यों को लेकर अधिनियम पारित करके जो संस्था स्थापित करता है उसी को सांविधिक संस्था कहा जाता है। तो आप यहां पर सुनिएगा, वैसी संस्था जो संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित होता है उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है, उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है, उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। वैसी संस्था जो संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित होता है उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है, सांविधिक संस्था कहा जाता है। अब समझिएगा, सांविधिक संस्था का गठन विशेष कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। सांविधिक संस्थाओं का जो गठन होता है वह विशेष कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसे भारत के भीतर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया, और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में यह कहा गया कि अगर भारत सरकार महिलाओं को मजबूत करना चाहती है, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहती है, तो उसके लिए भारत सरकार को एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करना चाहिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत ही, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ, 1992 में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग
है जो कि 1992 में स्थापित हुआ है। 1992 में स्थापित हुआ है। यह संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित हो रहा है और इसका मुख्य काम है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण मतलब ये जो है आपको एक प्रकार का सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था के जो प्रमुख उदाहरण है, सांविधिक संस्था के प्रमुख उदाहरण की हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जिसका गठन आपको 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद जो है आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। फिर आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन जो है आपको 1993 में ही हुआ है। 1993 में ही हुआ है। और इसके बाद आगे है केंद्रीय सूचना आयोग। और केंद्रीय सूचना आयोग की हम बात करें तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका गठन आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2005 ईस्वी में हुआ है। फिर आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हम बात करें तो इसका गठन 2007 में हुआ है। फिर आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की हम बात करें तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना आपको 2010 ईस्वी में हुई है। 2010 ईस्वी में हुई है। इसके बाद आगे है आपको केंद्रीय सूचना आयोग। अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग तो हो गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सॉरी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका गठन 1964 में हुआ था। संथानम आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था। लेकिन ध्यान रहे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को जो सांविधिक दर्जा दिया गया है वह आपको 1998 में दिया गया। गठन 1964 में हुआ है लेकिन इसको सांविधिक दर्जा 1998 में दिया गया, 1998 में दिया गया है। तो ये जो तमाम संगठन है, ये तमाम संगठन आपको सांविधिक संस्था के उदाहरण है, क्योंकि ये सभी संस्था विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने को लेकर संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है। इसलिए ये सभी के सभी जो है सांविधिक संस्था है। और ध्यान रहे, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपको सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है, निम्नलिखित में से कौन सांविधिक संस्था है, और निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक संस्था है। इस प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन बैंक में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। अब संवैधानिक और सांविधिक हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो आगे है गैर संवैधानिक। आगे क्या है आपको? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। अब देखिएगा, जो संस्था ना तो संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत गठित हो, ना संसदीय अधिनियम के तहत गठित हो, उसे ही हम लोग गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। या कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा, कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्था को गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। नहीं तो सबसे बेटर यह होगा कहना कि जो संस्था ना तो संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत गठित हो और ना ही संसदीय अधिनियम के तहत गठित हो, उसी को गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। गैर संवैधानिक संस्था की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है आपको योजना आयोग आता है। योजना आयोग के बाद, योजना आयोग के स्थान पर ही आज नीति आयोग आ गया है, यह भी आता है। फिर आपको राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद जो है आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद विधि आयोग हो गया, विधि आयोग हो गया। तो ये तमाम संगठनों की अगर हम बात करें तो ये जो तमाम संगठन है ये गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आता है। और गैर संवैधानिक संस्था को ही हम लोग संविधानेतर संस्था भी कहते हैं। जो गैर संवैधानिक संस्था है इसी को हम लोग संविधानेतर संस्था भी कहते हैं, संविधानेतर संस्था भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विधि आयोग है, ये सभी के सभी जो है आपको संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था है। और ये सभी संस्था कार्यपालिका के आदेश से, ये सभी संस्था जो है कार्यपालिका के द्वारा प्रस्ताव पारित करके या मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करके जो है ये सभी संस्था आपको गठित हुआ है। बात क्लियर है? चलिए, तो अब देखिएगा
1 मिनट में हम चीजों को याद करवाते हैं, फिर आगे लिखाएंगे, ठीक है। हाँ, पढ़ाना यहीं शुरू किए थे। चलिए बताइएगा, भारत के कौन कौन ऐसे राज्य है जहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बाद बाकी राज्य में। अच्छा एक बात बताइए, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली में कौन संविधान संशोधन लागू नहीं होता है? 73वां। कौन? 73। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में 74वां। इसके बाद आगे बताइएगा कि बिहार के भीतर पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? नगर पालिका अधिनियम 2007। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तरीय है? ग्राम पंचायत की संख्या, पंचायत समिति की संख्या, जिला परिषद की संख्या, नगर पंचायत की संख्या, नगर परिषद की संख्या, नगर निगम की संख्या, नगर निगम की संख्या। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अब पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्ष, जिला परिषद की बैठक की अध्यक्ष, जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता। अच्छा, मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला पंचायत पदाधिकारी। मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला पंचायत पदाधिकारी। और प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला उप दंडाधिकारी, जिला उप। और जिला परिषद का अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत की जो 2 बैठक होती है उसके बीच में समय अंतराल अधिक से अधिक कितने माह? सॉरी 3 माह। कितने माह? 3 माह। और ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? मुखिया करता है। समझिए, मुखिया करता है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि वैसी संस्था जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब कैसी संस्था है? वैसी संस्था जो संवैधानिक अधिनियम के तहत स्थापित होता है क्या कहलाता है? सांविधिक संस्था। और सांविधिक संस्था के अंतर्गत ये सब है हो, हाँ या ना? वैसी संस्था जो ना तो संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत ना ही संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित होता है क्या कहलाता है? इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? बात क्लियर है? अब देखिए हम जा रहे हैं, मेरा टेस्ट डिस्कशन है नीचे में, ठीक है। अब ये लड़का जो है आपको लिखा देगा मतलब बोर्ड को स्क्रॉल कर देगा। सबसे पहले तो आप हेडिंग मार लीजिएगा संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक, ठीक है। हेडिंग मार लीजिएगा। उसके बाद 3 गो कॉलम बना लीजिएगा, 3 गो कॉलम बना लीजिएगा, संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक। और संवैधानिक में जो है आप ये सब लिख लीजिएगा। संवैधानिक में जितना हम ये सब लिखे हैं ये सब आपको लिख लेना है। फिर आपको सांविधिक में जो है सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिएगा और परिभाषा लिखने के बाद जो है इसको पूरा छाप लीजिएगा। और इसके बाद गैर संवैधानिक में आपको परिभाषा नहीं लिखना है, गैर संवैधानिक के कोष्ठ में संविधानेतर लिख लीजिएगा और ये नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कैसी संस्था है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम जो है संवैधानिक संस्था से पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। अंतर्राज्यीय परिषद तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, वित्त आयोग से पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। बात समझ में आया? हाँ तो लिख लीजिएगा, हम जा रहे हैं अब नीचे। धन्यवाद सभी लोगों का, लिखा दीजिएगा तब जाने दीजिएगा, ठीक है।